हेलो स्टूडेंट, आपका 11th क्लास में स्वागत है। मैं सुमित कुमार, बीटेक फ्रॉम जोधपुर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, और मैं आपको फिजिक्स टीच करूँगा। तो फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ गलत धारणा है कि बहुत से बच्चे, इवन बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, घर में 1 घंटा फिजिक्स पढ़ेंगे और जो मैं बोलता जाऊँ वो आप करेंगे, तो आपको फिजिक्स दुनिया का सबसे सीधा सब्जेक्ट लगेगा। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप याद नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं इसको रट लूं, तो फिजिक्स आप याद नहीं कर सकते। फिजिक्स को आप केवल क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद नहीं किया जा सकता। तो आप समझ के पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप उसके कॉन्सेप्ट्स ढंग से सुनेंगे, समझेंगे, और केवल घर पे 1 घंटा फिजिक्स पढ़नी है, 45 to 1 hours। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको दुनिया का सबसे सीधा सब्जेक्ट लगेगा फिजिक्स। अगर आप इंजीनियरिंग में हैं या मेडिकल के हैं, खास तौर से मेडिकल के बच्चों को फिजिक्स थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन मैं आपको एक बात और बोलूं कि जब तक आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं होगी, आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। कहने को फिजिक्स के मेडिकल में 45 क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के भी 45 आते हैं। लेकिन अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो पता लगता है कि बहुत से बच्चे जिनके बायोलॉजी में 360 में से 360 है, केमिस्ट्री में 180 में से 180 है, लेकिन फिजिक्स में 40, 30, 50 मार्क्स से ले जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता। तो क्या होता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो पता नहीं कितने बच्चों की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में याद करना और समझना बहुत आसान है। फिजिक्स में तो याद कर ही नहीं सकते, ये तो याद करने का तो गेम ही नहीं है। यहाँ पर फिजिक्स को केवल समझा जा सकता है। तो सिलेक्शन केवल उसी बच्चे का होता है जिसके फिजिक्स के में अच्छे मार्क्स होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फुल मार्क्स होते हैं या 99% मार्क्स होते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल उस बच्चे का होता है जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है। सिमिलरली इंजीनियरिंग एग्जाम में भी केमिस्ट्री में मार्क्स बहुत अच्छे सबके आ जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जिसके मैथ्स और फिजिक्स अच्छी हो। तो फिजिक्स अच्छी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिजिक्स अच्छी करने के लिए आपको जो मैं बोलूंगा उस बात को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने वो बात फॉलो कर ली, मैं जैसा बोलता जा रहा हूं, आप उस बात को सुनते जा रहे हैं, उस बात को समझते जा रहे हैं और उसको अप्लाई करते जा रहे हैं, तो आप देखिएगा फिजिक्स दुनिया का सबसे सीधा सब्जेक्ट होगा। क्योंकि फिजिक्स को बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने समझ लिया, बस फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो आज सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स क्या चीज है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या? हम फिजिक्स के अंदर पढ़ने क्या जा रहे हैं? तो अपन आज डिस्कस करते हैं व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स बोले तो भौतिकी विज्ञान क्या चीज है। भौतिक विज्ञान के अंदर हम किस बात का अध्ययन करने वाले हैं। तो फिजिक्स बेसिकली क्या है? प्रकृति में होने वाली जो घटना है, नेचर के अंदर जो इंसिडेंट ऑकर्स होते हैं, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। प्रकृति में होने वाली घटनाएं क्या है? जैसे हम कोई चीज छोड़ते हैं, अरे ये अपने आप क्या हो जाती है, नीचे चल जाती है, तो ये नीचे क्यों गई, इसका अध्ययन करना। हमने जब किसी चीज को रगड़ा तो पता लगता है वो गर्म हो जाती है, या 2 पत्थर को मारते हैं तो चिंगारी उत्पन्न हो जाती है कि भाई ये चिंगारी क्यों उत्पन्न हुई, ये रगड़ा तो गर्म क्यों हुआ, इसका अध्ययन करना फिजिक्स है। समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है, इसका अध्ययन करना फिजिक्स है। फिर आपकी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों चक्कर लगा रही है, तो इसका अध्ययन करना फिजिक्स है। तूफान आने पर कार, पेड़ पौधे सब उड़ जाते हैं, इसका अध्ययन करना फिजिक्स है। मैं लिखता हूं तो ये कैसे लिख पाते हैं, इसका अध्ययन करना फिजिक्स है।
तो प्रकृति में होने वाली जो घटना है उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अब बात आती है कि प्रकृति में ये घटनाएं होती किसकी वजह से। तो प्रकृति में कोई सी भी घटना हो, उन सबके पीछे रीजन है बल। उस सबके पीछे रीजन क्या है, बल। प्रकृति में जितनी भी घटनाएं उत्पन्न होगी उसके पीछे रीजन है बल। बल लगता है इसलिए वह घटना उत्पन्न होती है। जब हम छोड़ देते हैं तो आपकी पृथ्वी इस पेन को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उन वस्तुओं की सतहों पर क्या लगता है, बल लगता है, जिसको हम घर्षण बल बोलते हैं। तो फिजिक्स मतलब जो नेचर में जो भी इंसिडेंट ऑकर होंगे वो सब किसकी वजह से होते हैं, बल की वजह से। तो अपन बोल सकते हैं कि बलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हुई, प्रकृति में पाए जाने वाली घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। और ये सारी घटनाएं किसकी वजह से उत्पन्न होती है, किसकी वजह से उत्पन्न होती है, बल की वजह से। इन सब घटनाओं के पीछे ज्वार भाटा क्यों आता है, क्यों तूफान चलने पर वस्तुएं उड़ने लग जाती है, क्यों हम जब नदी में तैरते तो कोई चीज डूब जाती है और कोई चीज तैरती रहती है। तो जैसे हम कील को पानी में डालते हैं तो कील डूब जाती है, जबकि लकड़ी के गुट्टे को डालते हैं तो वो तैरता रहता है। तो प्रकृति में जितनी भी घटना उत्पन्न होगी वो सब किसकी वजह से उत्पन्न होगी, बल की वजह से। वो किसकी वजह से उत्पन्न होगी, बल की वजह से। तो प्रकृति में पाए जाने वाले बलों का अध्ययन करना ही, प्रकृति में पाए जाने वाले बलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो अब बात आती है कि प्रकृति में कौन कौन से बल पाए जाते हैं। तो अपन लोगों ने बचपन से बहुत सारे नाम सुने हुए हैं, घर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अवमंदन बल, शान बल। तो बलों के नाम तो हमने बहुत सारे सुने हुए, उत्प्लावक बल। लेकिन देखा जाए, डिटेल स्टडी की जाए तो प्रकृति में केवल 4 ही मूल बल है। बोले तो प्रकृति में केवल 4 ही प्रकार के बल पाए जाते हैं और इन्हीं बलों का अलग अलग परिस्थिति में हम क्या कर देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। तो प्रकृति में जो पाए जाने वाले मूल बल है वो केवल 4 टाइप के होते हैं। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है विद्युत चुंबकीय बल, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल और एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल। इनका मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया, एक संक्षिप्त आइडिया दूंगा। फिर अपन जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो इनके पूरे चैप्टर्स अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि ये बल कौन से हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, कब लगते हैं और इनकी परास क्या है, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तो एक थोड़ा सा एक आइडिया अपन देखेंगे और फिर पूरी फिजिक्स में हम अलग अलग चैप्टर्स में इन्हीं बलों को अलग अलग चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे। तो प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल 4 है। एक है गुरुत्वाकर्षण बल, एक है विद्युत चुंबकीय बल, एक है प्रबल नाभिकीय बल और एक है दुर्बल नाभिकीय बल। तो फिजिक्स क्या चीज है, प्रकृति में पाए जाने वाली होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। और ये सारी घटनाएं किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, बलों की वजह से होती है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले बलों का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। प्रकृति में 4 मूल प्रकार के बल हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। पहला अगर अपन बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल है। दूसरा अगर अपन बात करें विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा बात करें प्रबल नाभिकीय बल और चौथा बात करें दुर्बल नाभिकीय।
तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। तो आप सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले बोला था न्यूटन ने। तो न्यूटन साहब ने बोला था संसार की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। संसार की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तुओं के मध्य पाए जाने वाला यह आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या चीज है? संसार की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तुओं के मध्य पाए जाने वाला यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का जो नेचर है, प्रकृति है, वो कौन सी है? आकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण तो आकर्षण का होता है, ठीक है। तो अगर अपन इन बलों की प्रकृति देखना पसंद करें तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसकी प्रकृति कौन सी है? आकर्षण की प्रकृति है। आकर्षण की प्रकृति का है। और न्यूटन साहब ने बोला संसार की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। और जैसा मैं अपन ने बोला कि ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ अलग अलग ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, पृथ्वी। और ये जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ भिन्न भिन्न त्रिज्या की दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो आप सब जानते हो सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी हजारों करोड़ों किलोमीटर होती है, फिर भी सूर्य उन ग्रहों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। इसका मतलब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल हजारों करोड़ों किलोमीटर दूरी तक भी लागू होता है। अर्थात अगर मैं इसकी परास देखना पसंद करूं कि इसकी परास कितनी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो परास है वो हजारों करोड़ों किलोमीटर दूरी तक भी लग रहा है। अर्थात मैं बोल सकता हूं इसकी परास कितनी होती है? अनंत। गुरुत्वाकर्षण बल अनंत दूरियों तक लागू होते हैं। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत बोले तो आवेश। तो आप सब जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है। आप सब जानते हैं आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। जब हम दो आवेशों को पास में लाते हैं तो वे दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विद्युत बल। आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत बल। हम जानते हैं कि जब सहजाती आवेश प्लस प्लस को पास में लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस को पास लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन प्लस माइनस को पास लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो विद्युत बल है। वह विद्युत बल प्रतिकर्षण का भी है और आकर्षण का भी है। इसी तरह से जब हम चुंबकों को पास में लाते हैं, जब चुंबक की बात करें तो चुंबक के भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हम चुंबक के दो ध्रुवों को पास लाते हैं तो वे दोनों ध्रुव एक दूसरे पर बल लगाते हैं। चुंबकों के मध्य पाए जाने वाला यह बल क्या बल कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। पता लगता है जब नॉर्थ नॉर्थ को पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, साउथ साउथ को पास लाएंगे तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जब नॉर्थ और साउथ को पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात चुंबकीय बल भी प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों प्रकार का होता है। और जब आगे स्टडी करते हैं तो पता लगता है आवेश के कारण विद्युत बल भी विद्युत बल तो लगता है, चुंबकीय बल भी लगने लग जाता है। इसी तरह से चुंबक के कारण चुंबकीय बल तो लगता है, विद्युत बल भी लगने लग जाता है। तो जब हम फर्दर स्टडी करेंगे, वो 12th में करेंगे, तो पता लगता है विद्युत बल और चुंबकीय बल एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है। तो इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला गया? विद्युत चुंबकीय बल। और पता लगा विद्युत चुंबकीय बल की जो प्रकृति है वो आकर्षण की भी है और प्रतिकर्षण की भी है। ठीक, तो
विद्युत बल आकर्षण के भी होते हैं व प्रतिकर्षण के भी होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय बल की प्रकृति आकर्षण की भी होती है और प्रतिकर्षण की भी होती है। विद्युत चुंबकीय बल भी अनंत दूरी तक लागू होते हैं, अर्थात इनकी परास का मतलब ये कितनी दूरी तक लगते हैं, तो इनकी भी परास कितनी होती है भैया, अनंत होती है। अब बात करते हैं प्रबल नाभिकीय बल। नाम से पता लग रहा है नाभिक, प्रबल नाभिकीय बल बोले तो नाभिक के भीतर मिलेगा। तो नाभिक के भीतर मिलेगा तो अपन लोग शायद 9th में परमाणु के बारे में पढ़कर आए थे। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग नाम याद सुना सा लगता होगा। रदरफोर्ड ने क्या करा था, उसके दो स्टूडेंट गीगर और मार्टसन ने क्या करा था, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का आघात कराया था। तो आप जानते हैं कि अधिकांश अल्फा कण तो बिना मुड़े क्या हो गए थे, सीधे निकल गए थे, लेकिन कुछ एक अल्फा कण कुछ कोण पे मुड़े और लमसम 18,000-20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण वापस चलाने वाले की तरफ लौट आया। तो उस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, लेकिन परमाणु के केंद्र पर एक भारी धन आवेशित नाभिक है। परमाणु के केंद्र पर एक भारी धन आवेशित नाभिक है जिसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। क्यों बंधे होते हैं, क्योंकि परमाणु के भीतर 3 प्रकार के कण मिले, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आप सब जानते हैं प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन है, कोई आवेश नहीं होता। तो नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन पर धनावेश है, तो नाभिक पर भी एक तरह से मैं बोल सकता हूं धनावेश हो गया। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, तो आप सब जानते हैं 2 आवेशों के मध्य क्या लगता है, बल लगता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है और नाभिक धन आवेशित है, तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गति करते हुए भी इस परमाणु से बाहर नहीं जा पाते, नाभिक उनको पकड़कर अपने पास रखता है। लेकिन जब मैं इस नाभिक को देखता हूं तो मेरे दिमाग में बात आती है, क्या बात आती है कि ये जो नाभिक है, चूंकि ये बहुत छोटी सी जगह है, ओरिजिनल में नाभिक इस पॉइंट से भी कई गुना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अपन को आंखों से नहीं दिख सकता, दूरबीन भी लगा के देख लेंगे तो भी, सूक्ष्मदर्शी भी लगा के देख लेंगे तो भी नहीं दिखेगा। तो इस नाभिक के भीतर मेरे को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, इस नाभिक के भीतर मेरे को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि अभी अभी पढ़कर आ रहे हैं कि सहजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि जब सहजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो ये प्रोटॉन इस नाभिक में पाए जाने वाले सारे प्रोटॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, यह वाला प्रोटॉन नाभिक में पाए जाने वाले सारे प्रोटॉनों को प्रतिकर्षित करेगा। तो हर प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये सारे प्रोटॉन एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, तो ये प्रोटॉन एक दूसरे से क्या होने चाहिए थे, दूर चले जाने चाहिए थे, अर्थात ये प्रोटॉन नाभिक के भीतर नहीं पाए जाने चाहिए थे और ये नाभिक से बाहर चल जाने चाहिए थे। इसका मतलब नाभिक के भीतर प्रोटॉन स्थायी रूप में नहीं पाए जाने चाहिए थे, अर्थात नाभिक क्या होना चाहिए था, अस्थायी होना चाहिए था। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से बोला कि नाभिक अस्थायी नहीं होता, नाभिक हमेशा स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि उसने जब अल्फा कणों की बौछार की तो वो केवल एक दिन ही थोड़ी की थी या एक बार ही थोड़ी की थी, उसने अलग अलग दिनों में अलग अलग पन्नी पर, कभी सोने की पतली पन्नी ली, कभी चांदी की ली, कभी प्लेटिनम की ली, कभी टंगस्टन की ली,
अलग अलग पन्नी पर अल्फा कणों का आघात कराया और उसने देखा कि हर बार एक आध अल्फा कण टकराकर वापस उसकी तरफ लौटता है। अल्फा कण चूंकि धनावेशित कण है और ये टकराकर वापस लौट रहा है, तो ये किसी न किसी शक्तिशाली भारी धनावेशित कण से टकराकर वापस लौट रहा है, अर्थात परमाणु के भीतर एक बहुत छोटे से स्थान पर धनावेश पाया जाता है। सारा का सारा धनावेश एक बहुत छोटे स्थान पर पाया जाता है, जो कि भारी भी होता है। अर्थात उसने कहा कि ये प्रोटॉन परमाणु में हमेशा मिलने चाहिए, ऐसा नहीं कि टेम्पररी होने चाहिए। तो इसका मतलब नाभिक स्थायी होता है, लेकिन मेरा दिमाग तो कह रहा है कि नाभिक अस्थायी होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो मैं तो बोल रहा हूं नाभिक अस्थायी, लेकिन रेदरफोर्ड ने बोला नाभिक स्थायी है, तो रेदरफोर्ड तो साफ सही होंगे, मैं तो गलत भी हो सकता हूं। तो नाभिक स्थायी होता है, तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि यार जब ये नाभिक स्थायी है, अर्थात ये प्रोटॉन इस नाभिक को छोड़कर नहीं जा रहे, तो क्या वजह है कि ये प्रोटॉन नाभिक को छोड़कर नहीं जा रहे। तो बाद में पता लगा कि इस नाभिक के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य वैद्युत प्रतिकर्षण बल तो पाया जाता है, लेकिन इन नाभिक के भीतर इन न्यूक्लियनों के मध्य एक और बल पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल आकर्षण का की जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है, आकर्षण की। प्रबल नाभिकीय बल आकर्षण की प्रकृति के होते हैं, लेकिन प्रबल नाभिकीय बल की एक दिक्कत है, ये केवल उन्हीं कणों के मध्य लगते हैं, ये केवल उन्हीं कणों के मध्य लगते हैं जिनके मध्य की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम होती है। अर्थात ये पिक्चर में तभी आते हैं जब कणों के मध्य की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम हो। अगर कणों के मध्य की दूरी 10 की घात -15 मीटर से ज्यादा है, तो इनके मध्य प्रबल नाभिकीय बल नहीं लगेगा। तो गजब की बात क्या होती है कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो लगभग 10 की घात -15 मीटर की होती है, कोटि की होती है। तो नाभिक के भीतर पाए जाने वाले जो ये न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियस बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य क्या लगेगा, प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा। और पता लगता है यह प्रोटॉन इस प्रोटॉन को प्रतिकर्षित तो कर रहा है, लेकिन यह प्रोटॉन इस प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है। इवन यह प्रोटॉन इस प्रोटॉन से तो आकर्षित हो रहा है, लेकिन यही प्रोटॉन इस न्यूट्रॉन से भी आकर्षित होगा, यही प्रोटॉन इस प्रोटॉन से भी आकर्षित होगा, इस न्यूट्रॉन से भी आकर्षित होगा, क्योंकि जो प्रबल नाभिकीय बल है वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। आवेश धनावेश हो, ऋणावेश हो, उदासीन हो, कोई मतलब नहीं कि कौन सा आवेश है, बस कंडीशन है कि उनकी बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम होनी चाहिए। मींस ये प्लस है, ये प्लस है, अगर इनकी बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये प्लस है, ये उदासीन है तो भी आकर्षित करेंगे, दोनों उदासीन है तो भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अर्थात जो प्रबल नाभिकीय बल है, प्रोटॉन प्रोटॉन नाभिक के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य भी लगेगा। लेकिन ये लगेगा कहां पर, नाभिक के भीतर, क्योंकि नाभिक के भीतर ही दो कणों के मध्य की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम होती है। तो पता लगा, क्या पता लगा, नाभिक के भीतर दो प्रकार के बल पाए जा रहे हैं। नाभिक के भीतर दो प्रकार के बल पाए जा रहे हैं, एक तो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल, लेकिन साथ साथ न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल। तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित करें, अरे इस प्रोटॉन को न्यूट्रॉन भी आकर्षित कर रहा है। अर्थात नाभिक के भीतर वैद्युत प्रतिकर्षण बल भी मिल रहा है और प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल भी मिल रहा है। और प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे प्रबलतम बल है, सबसे प्रबलतम बल है। इससे ज्यादा शक्तिशाली बल आज तक पैदा नहीं हुआ। इस वजह से इन न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल का मान
प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाले विद्युत प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होता है। इस वजह से ये न्यूक्लियॉन्स बोले तो प्रोटॉन्स नाभिक के भीतर बंधे हुए रहते हैं, और इस वजह से क्या होता है, नाभिक स्थायी होता है। तो नाभिक के स्थायी होने का रीजन क्या है, प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल। और ये प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल केवल कहां पर पिक्चर में आता है, जब कणों के मध्य की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम होती है। दुर्बल नाभिकीय बल, यह बल भी नाभिक के भीतर ही मिलता है, लेकिन इसके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना पसंद नहीं करूंगा। और मैं बोलूंगा इसकी प्रकृति अभी ज्ञात नहीं है कि ये आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का, कि दोनों है। तो मैं बोलूंगा अभी इसकी प्रकृति ज्ञात नहीं है, लेकिन हाँ, चूंकि यह भी नाभिक के भीतर ही लगता है, तो इसकी भी परास बहुत अल्प, बोले तो कितनी होती है, लमसम 10 की घात -15 मीटर की कोटि की होती है। ठीक है। अब अगर अपन बात करें आपेक्षिक प्रबलता, आपेक्षिक प्रबलता में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, सबसे ज्यादा दुर्बल कौन है, तो पता लगता है गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है, और प्रबल नाभिकीय बल प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे प्रबल बल है। इससे शक्तिशाली बल आज तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये केवल नाभिक के भीतर ही लगता है, नाभिक के बाहर नहीं लगता, क्योंकि नाभिक के बाहर कणों के मध्य की दूरी हमेशा 10 की घात -15 मीटर से ज्यादा होगी, और गुरुत्वाकर्षण बल चाहे अनंत दूरी तक लगता है, लेकिन ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। तो ये अपने थोड़ा सा एक आइडिया लिया कि प्रकृति में कौन कौन से बल पाए जाते हैं, उनके प्रकृति क्या होती है, परास क्या होती है। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार घर्षण बल, श्यान बल, ये तो सर ने नाम बोले नहीं, ये भी तो बल होते हैं। तो बेसिकली घर्षण बल, श्यान बल, उत्प्लावक बल, ये सब कौन से बल होते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बलों को विशेष परिस्थिति में अपन घर्षण बल, श्यान बल, अवमंदन बल, उत्प्लावक बल बोल दिए जाते हैं। तो बल तो ओरिजिनल में ये 4 ही है। इन 4 बलों का विशेष परिस्थितियों में नाम क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। देखा जाए तो नाम केवल इसका ही बदलता है, बाकी ये तो सब बिल्कुल ओके वही बोले जाते हैं। तो फिजिक्स क्या चीज है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फोर्सेस। फिजिक्स क्या है, बलों का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। तो जब अपन 4-5 चैप्टर थोड़े बेसिक पढ़ लेंगे, तो उसके बाद अपन देखेंगे कि हर चैप्टर में अपन अलग अलग प्रकार के बलों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। इन सब बलों के बारे में अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं आगे जाकर। तो ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बाद में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो 4 मूल प्रकार के बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण की प्रकृति का होता है, परास अनंत होती है। विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है, परास अनंत होती है। प्रबल नाभिकीय बल केवल नाभिक के भीतर पाया जाता है, आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगर कणों के मध्य की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम है, तो उन कणों के मध्य प्रबल नाभिक के आकर्षण बल लगेगा, तो इसकी परास 10 की घात -15 मीटर की होती है। दुर्बल नाभिकीय बल भी नाभिक के भीतर ही मिलेंगे, लेकिन इनके बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। प्रबल नाभिकीय बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबलतम बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। ठीक है। तो ये मैंने आज फिजिक्स के बारे में पढ़ा है। आपकी जो 11th क्लास है वो कल से स्टार्ट करेंगे, मीन्स 11th की जो चैप्टर्स है वो कल से स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है आपके मापन, मात्रक एवं विनिमय, तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।